स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट आसानी से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और 4 को कवर कर लिया है। तो अभी जो हमारी सीरीज आज की जो वीडियो रहने वाली है अभी हमारी, वो यूनिट नंबर 5 पे रहने वाली है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो है आपका औद्योगिक विवाद और तनाव मुक्त वातावरण। यूनिट नंबर 5 के भी जितने भी आपके चैप्टर हैं 1, 2 और 3, चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 जो है आपके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इस सब्जेक्ट की सारी यूनिट्स की और सभी चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, औद्योगिक विवाद और तनाव मुक्त वातावरण। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 4, यानी औद्योगिक विवाद और तनाव मुक्त वातावरण। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रो को समझते हैं, परिचय को जानते हैं कि परिचय क्या कहता है। तो अगर हम परिचय की बात करें तो परिचय क्या कहता है कि औद्योगिक विवाद और कार्यस्थल पर तनाव किसी भी संगठन की उत्पादकता और शांति को प्रभावित करते हैं। इस पार्ट में हम विवाद के कारण, समाधान और तनाव मुक्त वातावरण के बारे में और उसके तरीके को हम क्या समझेंगे, वातावरण बनाने में जो भी आपके तरीके हैं उनको समझेंगे। यानी आपका जो औद्योगिक विवाद है या फिर जो भी आपका कार्यस्थल में जो भी तनाव की स्थिति पैदा करने वाले जो भी कारण है, जो भी समाधान है, जो भी आपके कार्यस्थल को, शांति को प्रभावित कर रहे हैं, उसको हम तनाव मुक्त वातावरण कैसे बना सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। यानी सरल शब्दों में समझे तो कोई एक मालिक है या फिर आपका हम कह सकते हैं कोई भी एक एम्प्लॉयर है या कोई भी एम्प्लॉय है, इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी संघर्ष होते हैं या असहमति होती है, जब दोनों पक्षों के बीच पर किसी एक बात को लेके एक मत नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, विवाद आपका उत्पन्न होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिससे आपका जो काम है, कंपनी का जो काम है, कार्यस्थल पे हड़ताल भी हो सकती है, काम भी रुक सकता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आपका औद्योगिक विवाद आखिरकार होते क्या है। ठीक है, तो औद्योगिक विवाद वह स्थिति है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में असहमति या संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, औद्योगिक विवाद आपके क्या होते हैं, जब आपके जो एम्प्लॉयर है और जो आपके एम्प्लॉय है, इन दोनों के बीच में जब असहमति और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, यानी आपके कॉन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों पक्षों के बीच में एक मत नहीं होता, यानी एक ही चीज को, एक ही बात को वो फॉलो नहीं करते, उनका जो डिसीजन होता है वो सेम नहीं होता। तो इसकी वजह से कई बार विवाद होने के चांसेस जो है वो आपके पैदा होते हैं और जिससे आपका जो काम है वो रुक सकता है और हड़ताल भी आपकी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं आपके औद्योगिक विवाद के कारण, कौन कौन से आपके कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका उद्योग में विवाद हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं कंपनी में विवाद के कारण होते हैं। तो अगर हम बात करें उद्योग में विवाद के कारणों की, तो पहला कारण क्या है कि कम वेतन या वेतन असमानता हमें देखने को मिलती है। दूसरा, खराब परिस्थितियां। तीसरा, अनुचित व्यवहार। चौथा, पदोन्नति में भेदभाव। पांचवा, अधिक भार। और छठा जो है आपका संचार की कमी। यानी पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि कम वेतन होने के कारण या वेतन में असमानता, यानी जो भी आपकी सैलरी है, कम सैलरी मिलना या एक ही काम के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग सैलरी देना, इससे भी आपका औद्योगिक विवाद होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। उसके बाद है दूसरा कारण, खराब कार्य स्थिति, या हम कह सकते हैं खराब कार्य परिस्थितियां जो आपकी होती है, यानी काम करने की जगह का सुरक्षित ना होना या बहुत ज्यादा वहां पे शोर शराबा होना या गर्मी होना, जिसकी वजह से आपका औद्योगिक विवाद जो है वो बढ़ सकता है, पनप सकता है। उसके बाद है अनुचित व्यवहार,
यानी आपके जो भी सुपरवाइजर है, जो भी आपके एम्प्लॉयर है, उनको जो एम्प्लॉयज हैं आपके कंपनी के, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है, जो वर्कर्स हैं वहाँ के, और जो कंपनी के सुपरवाइजर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है मिसकम्युनिकेशन होना, या फिर हम कह सकते हैं मिसबिहेवियर होना, यानी तमीज से बातचीत ना करना, अनुचित व्यवहार करना, ये भी क्या है आपका औद्योगिक विवाद में आपका कारण बन सकता है। फिर है आपका पद उन्नति में भेदभाव, यानी प्रमोशन देते समय काबिलियत की बजाय अपने पसंद के व्यक्ति को चुनना ही, ये भी क्या है, एक औद्योगिक विवाद का कारण है। यानी कई बार आपने देखा होगा कंपनी के अंदर जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उनकी काबिलियत को वैल्यू देने की बजाय, उनकी काबिलियत के अनुसार प्रमोशन देने की बजाय कई बॉस क्या करते हैं, कई जो वहाँ के सुपरवाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पसंद के व्यक्ति को चुन के ही उन्हें उनका प्रमोशन कर देते हैं। तो ये भी कई बार आपका भेदभाव या हम कह सकते हैं औद्योगिक विवाद का कारण हमें देखने को मिलता है। फिर है आपका आर्थिक कार्यभार। आर्थिक कार्यभार मतलब ओवरवर्क जो आपका होता है, यानी तय समय से ज्यादा काम कराना, यानी ओवरवर्क कराना। उसके बाद है संचार की कमी, ठीक है, संचार की कमी जैसे मैंने आपको बताई दिया है, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अगर ठीक से बातचीत नहीं है, यानी कम्युनिकेशन गैप है, तो इसकी वजह से भी आपका विवाद जो है वो बढ़ सकता है। तो ये थे आपके औद्योगिक विवाद के कारण। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विवाद के प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम औद्योगिक विवाद के प्रकारों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला विवाद आपका आता है व्यक्तिगत विवाद, जिसको हम इंडिविजुअल डिस्प्यूट के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है, सबसे पहला व्यक्तिगत विवाद जो है इसका प्रकार वो क्या है कि एक कर्मचारी से संबंधित होता है। दूसरा है आपका सामूहिक विवाद, जिसको हम कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। इसमें कई कर्मचारियों से ये संबंधित होता है। यानी जो आपका पहला वाला जो है व्यक्तिगत विवाद जो है ये एक कर्मचारी से संबंधित है। जैसे कि जब इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे उसकी सैलरी रुक जाना या कोई और समस्या होना, तो वो आपका व्यक्तिगत विवाद में आता है। उसके बाद दूसरे प्रकार की बात करें यानी आपका सामूहिक विवाद, इसमें क्या होता है कि कई कर्मचारियों से संबंधित ये होता है, यानी कलेक्टिव होता है। जब बहुत सारे कर्मचारी या पूरी यूनियन मिलकर जब किसी चीज की मांग करते हैं, जैसे आपकी बोनस की मांग हो रही है, तो ये भी क्या है आपका सामूहिक विवाद में आता है, कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट में आता है। अब विवाद का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, यानी आपका जो भी प्रभाव है, औद्योगिक विवाद के जो प्रभाव है वो क्या पड़ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के ऊपर। सबसे पहला कि उत्पादनता में कमी आ जाती है, उत्पादन में कमी आ जाती है। दूसरा, कार्य में बाधा आती है। तीसरा, संगठन की छवि जो है वो खराब हो जाती है। चौथा, कर्मचारियों का मनोबल भी इससे गिर सकता है। यानी जब कंपनी के अंदर झगड़े बढ़ेंगे तो कंपनी का जो उत्पादन स्तर है ना वो गिर जाएगा, यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर हमें डिस्क्रीजमेंट देखने को आपकी मिलेगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। और काम के अंदर भी क्या होगी, रुकावटें हमें देखने को मिलेगी, कार्य में बाधा देखने को मिलेगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है ना, जो संगठन की जो छवि है वो भी हमें खराब होती हुई दिखेगी, यानी नाम खराब होता हुआ उसका कंपनी का दिखेगा। और फिर जो कर्मचारियों का जो मनोबल है वो भी हमें गिरा हुआ दिखेगा, यानी कर्मचारी भी उससे फिर क्या होंगे, प्रभावित होते हुए दिखेंगे, यानी दुखी होते हुए दिखेंगे आपको। तो ये थे आपके औद्योगिक विवाद के प्रभाव। अब हम बात करते हैं विवाद निवारण के तरीके, यानी आप जितने भी आपके औद्योगिक विवाद होते हैं हम उसे किस तरीके से उसका निवारण कर सकते हैं, यानी आपका मेथड्स ऑफ रिजॉल्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, यानी विवाद को आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसका निवारण कर सकते हैं। तो पहला क्या आता है आपका वार्ता, ठीक है, दूसरा है मध्यस्थता, तीसरा है समझौता, पांचवा है आपका पंचाट और छठा है आपका कानूनी उपाय। वार्ता, अगर हम वार्ता की बात करें यानी कि बातचीत, वार्ता का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि बातचीत, जब मालिक में और कर्मचारियों के बीच में आमने सामने बैठकर जब बातचीत होती है तो ये सबसे सरल तरीका है किसी भी विवाद का निवारण करने का, किसी भी हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करने का। दूसरा पॉइंट क्या है आपका मध्यस्थता। इसके अंदर क्या होता है कि जब एक सरकारी अधिकारी, जब दोनों पक्षों के बीच के लिए क्या बनता है, समझौते के मतलब दो पक्ष है, जैसे मैंने भी आपको बताया आपका ये पहला हो गया, नहीं एक सेकंड, हम बात कर रहे हैं मध्यस्थता का, ठीक है। मध्यस्थता क्या होती है, जब तीसरा व्यक्ति जो होता है ना वो दोनों दोस्तों के बीच में आकर उन्हें एक एडवाइस देता है। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है कि विवाद निवारण का जो तरीका है दूसरा मध्यस्थता, उसके अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंदर ना जब कोई तीसरा व्यक्ति आके दोनों पक्षों के बीच में एक अपनी एडवाइस देता है, सलाह देता है दोनों के बीच में, ठीक है, तो वही आपका मध्यस्थता कहलाता है। फिर आपका आता है समझौता। समझौते के अंदर क्या आता है कि जब कोई भी सरकारी अधिकारी दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाता है, मनाता है, तो वही आपका समझौता कहलाता है। इससे भी आपका विवाद निवारण हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचाट की। पंचाट क्या होता है, इसके अंदर जब दोनों पक्षों के बीच एक जो पंच है,
पंच को चुनते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा पंचायत वगैरह जो होती हैं उसमें आपने एक तरीके से हम कह सकते हैं पंच या जो मेन हेड है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, जो मेन हेड जो होता है ना, एक मेन हेड डिसाइड किया जाता है, वो क्या करता है, वो जो फैसला सुनाता है फिर वो दोनों को ही मानना पड़ता है, वो ही हम उसे ही हम क्या बोलते हैं, पंचाट बोलते हैं। जो मेन हेड होता है वो दोनों के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, आपका फैसला सुनाता है, ठीक है, और फैसले के हिसाब से ही फिर वो दोनों जो भी वो फैसला सुनाता है फिर दोनों पक्षों को वो फैसला मानना पड़ता है, तो वही आपका पंचाट के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कानूनी उपाय यानी लीगल एक्शन जो होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब कुछ काम नहीं आता तो जितने भी आपके लेबर कोर्ट होते हैं, आपने लेबर कोर्ट का नाम सुना होगा, जितने भी आपके मजदूर होते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो भी किसी को भी कोई काम नहीं आता, जो भी मामला होता है तो वो आपका मजदूरों से संबंधित जो भी होता है वो आपका लेबर कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अगर किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो वो अपना लेबर कोर्ट में भी अपना जो मामला है उसे दर्ज करा सकता है। उसके बाद है आपका तनाव। तनाव यानी आपका स्ट्रेस। तनाव वह मानसिक स्थिति है जो शारीरिक दबाव है जो काम या व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया तनाव जो है आपकी क्या है, एक मानसिक स्थिति है जिसमें आपका शारीरिक दबाव जो है वो किसी काम की वजह से या व्यक्तिगत कारणों की वजह से ये जो तनाव है आपका स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर आपको तनाव के कारण कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण आता है आपका अधिक कार्यभार, यानी आपका जो हम कहते हैं जिसको हाई वर्कलोड, ठीक है, जिसको हम हाई वर्कलोड के नाम से भी जानते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, हाई वर्कलोड, यानी जो आपका अधिक कार्यभार है। यानी जब एक इंसान उसकी क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करता है या उसको बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलता है तो वो ना बिल्कुल बर्नआउट हो जाता है, ठीक है, खुद को बर्नआउट समझता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, तो वही आपका अधिक कार्यभार के अंतर्गत आता है और इसी की वजह से आपका कार्यस्थल पर तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा कारण क्या है कि समय का दबाव होना, ठीक है, समय का दबाव, फिर असुरक्षित नौकरी, खराब संबंध, कार्य और जीवन में संतुलन की कमी। तो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें समय के दबाव की, तो यहाँ पे हमें समय के दबाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो टाइम पीरियड जो होता है ना किसी भी काम को पूरा करने के लिए, यहाँ पे देखते हैं हम कई बार समय के दबाव के कारण भी, यानी कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म करना है, इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस देखने को मिलता है। असुरक्षित नौकरियों की वजह से, खराब रिलेशन की वजह से, और जो आपकी वर्क लाइफ है और जो आपकी लाइफ है इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की भी कमी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो तनाव जो है, स्ट्रेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं तनाव के प्रभाव की। तनाव के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला इसका प्रभाव क्या होता है कि ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, कार्य क्षमता में कमी देखने को मिलती है, इसकी वजह से गलतियां बढ़ती हैं, कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी इससे बढ़ती है। यानी पहला जो प्रभाव है तनाव का वो क्या है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, यानी तनाव ज़्यादा अधिक लेते हैं आप, लंबे समय से कोई कर्मचारी तनाव में रहता है तो उसको गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसे बीमार होने की जो उसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद है कार्य क्षमता, काम करने की जो रफ्तार जो होती है ना उसकी फिर वो धीमी हो जाती है, गलतियां बढ़ती हैं, यानी काम में ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद अनुपस्थिति, यानी कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ना, यानी कि बीमारी या मन ना लगने के कारण ऑफिस से ज़्यादातर छुट्टियां लेना भी क्या है, आपका तनाव का एक बुरा प्रभाव है। अब हम आगे बढ़ते हैं तनाव मुक्त वातावरण। अगर हम बात करें तनाव मुक्त वातावरण की तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसा कार्य वातावरण जहां कर्मचारी बिना दबाव के आरामदायक और सुरक्षित महसूस करते हुए काम करे। यानी तनाव मुक्त वातावरण क्या कहता है आपका कि जहां पर जो एक ऐसा माहौल मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कर्मचारी को जहां पर वो खुद को सेफ फील करे, खुद को रिलैक्स महसूस कराए, ठीक है, खुद को हैप्पी महसूस कराए, ठीक है, तो उसी से वो क्या होता है, वही आपका क्या कहलाता है, तनाव मुक्त वातावरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं तनाव मुक्त वातावरण के उपाय कौन कौन से हैं, यानी आपके जो कार्यस्थल है वहां पे आप तनाव मुक्त वातावरण कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका उचित कार्यभार देना, दूसरा समय पर अवकाश और आराम, तीसरा अच्छा संचार, चौथा आपका सहयोगी वातावरण। तो अब एक एक करके इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो उचित कार्यभार यानी क्षमता के अनुसार ही काम लेना या काम देना, दूसरा समय पर अवकाश लेना और आराम लेना, यानी समय समय पर छुट्टियां भी जरूरी होती हैं, ब्रेक देना भी जरूरी होता है, ठीक है, खुद की बॉडी को, तभी आप जो है
एक अच्छा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं, यानी आपका तनाव मुक्त वातावरण आप अपने कार्यस्थल पर बना सकते हैं। फिर है आपका अच्छा संचार यानी गुड कम्युनिकेशन, अपनी बात कहने की आपको फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद है सहयोगी वातावरण, यानी आपके जितने भी टीम वर्क जो है वो कितना आपको कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कितना सहयोग कर रहे हैं, यानी सहकर्मियों के बीच में आपसी मदद करना, ठीक है, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, सहयोगी वातावरण कहलाता है। तो ये थे आपके तनाव मुक्त वातावरण बनाने के उपाय, ठीक है, जिसमें आपका योग और ध्यान भी शामिल होता है, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना भी होता है, और कार्य और जीवन के बीच में बैलेंस बनाना भी होता है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। महत्व क्या कहता है कि कर्मचारियों का इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर उनकी कार्य क्षमता जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है, संगठन में शांति बनी रहती है, और उत्पादकता भी आपकी इसमें क्या होती है, बढ़ती है। तो वही आपकी क्या इसके जो महत्व है वही कहलाते हैं, यानी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट जो है आपका वो क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, कि इससे कर्मचारी जो है उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, उनका जो काम का जो कार्य क्षमता जो है वो भी अच्छी बनी रहती है, ठीक है, और इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो अगर हम उदाहरण से समझे तो एक कर्मचारी है, ठीक है, तो अगर हम उदाहरण से इसको समझे तो उदाहरण क्या कहता है कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए लचीला समय यानी फ्लेक्सिबल आवर्स रखती है, जिसमें उसकी छुट्टियां, योग सत्र आयोजित कराती है। इससे कर्मचारियों का तनाव कम होता है और वो बेहतर तरीके से फिर काम कर पाते हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाता है, तनाव मुक्त वातावरण कहलाता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, अगर उसके ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, मानसिक दबाव ज़्यादा है, तो वो अपने बेहतर तरीके से काम पर ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है, जो भी आपका टारगेट होता है कंपनी का वो फिर उसे पूरा नहीं कर पाता। तो इसलिए आपका जो स्ट्रेस फ्री जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है आपके वर्क प्लेस पर। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है कि औद्योगिक विवाद और तनाव दोनों ही संगठन के लिए हानिकारक है। सही प्रबंधन और सकारात्मक वातावरण से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है और संगठन को सफल भी बनाया जा सकता है। यानी अगर हम इसके निष्कर्ष की कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या कहता है कि जो भी आपका ये है, जो भी आपका अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो भी औद्योगिक वातावरण में जो भी आपके तनाव है दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकते हैं, कंपनी के लिए भी और आपका एम्प्लॉयर के लिए भी। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपका औद्योगिक वातावरण है वहाँ पे आपका जो तनाव है उसको कम किया जाए। इससे जो भी आपका एम्प्लॉय गवर्नेंस है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इन सबको क्या है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको मैनेज करने में मदद कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है, सकारात्मक वातावरण को दिखा रहा है, और जितनी भी समस्या है संगठन के सामने या कर्मचारी के सामने उसे भी ये क्या कर रहा है, सफल बना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 4, जिसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके डायरेक्ट अपने डाउट को क्लियर कर भी सकते हैं, और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।